हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास के साइंस का चैप्टर 2। इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न और उत्तर पढ़ेंगे जो कि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना और प्रश्नों के आंसर याद करने की कोशिश करना। दोस्तों चैप्टर 2 का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण और इसका हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया है, तो जिस किसी ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों चैप्टर 2 में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है, हम कौन कौन से प्रश्नों के आंसर आज करने वाले हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे, दो प्रबल अम्ल, दो प्रबल क्षारक, दो दुर्बल अम्ल और दो दुर्बल क्षारक के नाम लिखें। तीसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे, क्षार किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखें। चौथा, लवण किसे कहते हैं। पांचवा, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। छठा प्रश्न पढ़ेंगे, पीएच स्केल क्या है। निम्नलिखित का पीएच मान, यानी कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर होंगे, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिनके पीएच का मान हम देखेंगे। सातवें प्रश्न के हम आंसर करेंगे। इसमें प्रश्न है कि सूचक किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के सूचक के बारे में लिखें। आठवां प्रश्न होगा, आपको 3 प्रकार की प्रश्नावलियाँ दी गई हैं, इनमें से एक में आश्रित जल और शेष 2 में से एक में क्या है, अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। और 9वां प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। इसके अलावा 10वां प्रश्न जो होगा, जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। तो दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आपका पहला इम्पोर्टेंट है, दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा 5th है, 6th है, ठीक है, और 8 आपके प्रैक्टिकल बेस पर इम्पोर्टेंट है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है आपको आज मैं कराने वाला हूँ। तो दोस्तों हम चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है। तो दोस्तों अगर ये आपका प्रश्न आता है कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है, तो आपको किस प्रकार से लिखना है। अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। याद हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट है, अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, नीले को लाल में, जबकि क्षारक क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है, पीएच स्केल में जो 0 से लेकर 14 तक होता है उसमें 7 से कम अम्ल होता है और 7 का मान जो होता है उदासीन का होता है और 7 से अधिक मान किसका होता है, क्षारक का होता है। तो ये पॉइंट याद रखना कि अम्ल का पीएच का मान 7 से कम होता है, जबकि क्षारक के पीएच का मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, राइट। और चौथा पॉइंट याद करना कि ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है, H+ आयन, यानी जिसमें H+ आयन है वो अम्लीय होता है और ये क्या होते हैं, जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। आई होप आपको ये याद हो भी गया होगा। आप ये नोट करते चलना, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना और अच्छे से समझ लेना और अभी कभी कोशिश करना कि याद हो जाए ताकि हमें दोबारा इसे याद करने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। उदाहरण में आप लिख लेना, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये सब अम्ल के उदाहरण है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये किसके उदाहरण है, क्षारक के, राइट। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि दो प्रबल अम्ल, दो प्रबल क्षारक, दो दुर्बल अम्ल और दो दुर्बल क्षारक के नाम लिखें। तो दोस्तों प्रबल अम्ल, अगर दो प्रबल अम्ल की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, HCl और H2SO4, याद रहेगा, ठीक है। दुर्बल अम्ल की बात आएगी तो लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। प्रबल क्षारक के नाम अगर लिखना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षारक होते हैं। जबकि दुर्बल जो क्षारक होते हैं वो क्या होता है, NH4OH और AlOH3, ठीक है। तो ये आपको याद रहेंगे, इसको अच्छे से ध्यान पे रख लेना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, इसका तो जरूर याद रखना, ठीक है। अब दोस्तों पढ़ते हैं क्षार किसे कहते हैं, ठीक है, उदाहरण भी लिखे या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील हो, ठीक है, उसे क्षार कहते हैं। यानी कि सारे क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते और जो जल में घुलनशील है उसको हम क्षार कहेंगे, राइट। तो ये पॉइंट यहाँ पे कह सकते हो कि जितने भी सारे क्षारक हैं
वो क्षार नहीं हो सकते, जबकि सारे क्षार क्या होते हैं, वो क्षारक होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये वैसे तो प्रबल क्षारक है और साथ में क्या है, जल में घुलनशील भी होते हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। राइट, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है लवण किसे कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे आपका एक प्रश्न बनता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोनों का आप डेफिनेशन यानी परिभाषा लगभग सेम ही दोगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, लवण क्या होता है। अम्ल और क्षारक की जब अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है, तो लवण, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण तथा जल प्राप्त होता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक दोनों के प्रभाव क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, यानी कि अपने अपने अम्लीय और क्षारकीय माध्यम को छोड़कर, और ये क्या हो जाते हैं, उदासीन की तरफ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षारक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक अम्ल है। तो क्षारक और अम्ल दोनों अभिक्रिया करके देखो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, और ये क्या है, एक लवण है। इसके अलावा जल का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टीज़ भी ध्यान रखना कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी यही लिखना है आपको कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण तथा जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और विलयन उदासीन हो जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो दोनों का डेफिनेशन सेम है, याद रहेगा। ये सबसे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको जरूर याद कर लेना। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। और वही एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रिएक्शन जब कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड जल का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, पीएच स्केल क्या है। ठीक है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। तो पीएच स्केल क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित H+ यानी हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहा गया है ना। पीएच स्केल में पी शब्द जो है एक जर्मन शब्द है, पुषांश। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, और इसका अर्थ क्या होता है, शक्ति। ठीक है, इस स्केल को 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी इसमें 0 से लेकर 14 तक पॉइंट दिए होते हैं। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे तो पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। ठीक है, ये आप देख सकते हो, एक पीएच स्केल को हमने दर्शाया है। ठीक है, इसमें 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है, और 7 से कम अम्लीय होता है, और 7 से अधिक क्षारकीय होता है। तो 7 से जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा, और उसी तरीके से 7 से जितना अधिक होगा पीएच मान, वो उतना ही क्षारकीय होगा। ठीक है, तो इसमें हम ये जितने भी पॉइंट दे रखा है, ठीक है, जैसे मान लो कि प्योर वाटर है, शुद्ध पानी जो है, आशुद्ध जल, उसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, यानी कि वो उदासीन होता है। उस तरीके से दूध का पीएच मान लगभग 6 होता है। तो ये सारे जो है मैं आगे अभी बता दूंगा किसका कितना मान होता है, और उसको याद जरूर कर लेना। यहाँ पे पॉइंट एक याद रखना, जब पीएच का मान 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय होता है, और पीएच का मान 7 से अधिक हो तो विलयन क्षारकीय होता है ना। और जब पीएच का मान 7 हो तो विलयन क्या होता है, उदासीन होगा। यहाँ पर भी एक चित्र में समझ लेना दोस्तों कि जो अम्लीय होता है उसमें H+ आयन की मात्रा अधिक होती है, क्षारकीय भी होता है लेकिन उसमें कम होता है। देख रहे हो ना, हाइड्रोजन H+ आयन यहाँ पर ज़्यादा है जबकि यहाँ पर कम है, और यहाँ पर OH- ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो पीएच स्केल है वो H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि हम किसी विलयन में अम्लीय क्षारकीय माध्यम को ज्ञात करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब विभिन्न प्रकार के पदार्थों का पीएच स्केल में पीएच मान क्या होता है, हम उनके बारे में एक नज़र में देख लेते हैं और याद कर लेना, क्योंकि इसमें से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बन सकते हैं। दोस्तों सबसे प्रबल अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, मैंने बताया कि 7 से जितना कम होगा उतना ही प्रबल होगा, है ना, और 7 से जितना अधिक होगा उतना ही क्षारकीय होगा, प्रबल क्षारक होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 0 होता है, इसलिए प्रबल अम्ल है। उसके बाद नंबर आता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका पीएच मान 1 होता है। नींबू का रस 2.2 से 2.4 के बीच होता है, राइट। सिरका 2.5 से 3.4 के बीच में, शराब 2.8 से 3.8 के बीच में, सेब का 3, टमाटर का जूस 4 से 4.4 के बीच में, बियर का 4 से 5 के बीच में, कॉफ़ी 4.5 से 5.5 के बीच में, मानव मूत्र
4.8 से 8.4 के बीच में, अम्ल वर्षा 5.6 से कम, ठीक है। जब वर्षा में pH का मान 5.6 से कम हो जाता है तब उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है, ठीक है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, जो कि मैं आगे आपको करवाऊँगा। इसके बाद मानव का जो लार होता है मुंह में वो 6.5 से लेकर 7.5 होता है। दूध में pH का मान 6.4 होता है। इससे कम अगर pH मान हो जाएगा तो दूध क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, फट जाता है। इसके बाद सोडियम क्लोराइड जिसका pH मान 7 होता है क्योंकि ये उदासीन होता है। शुद्ध जल का भी pH मान 7 होता है। शैम्पू जो बालों में लगाते हैं उसका pH मान 7 से 10 के बीच में होता है। मानव रक्त 7.4, समुद्री जल 8.4, आंसू, ठीक है, आँख की जो आंसू है वो 7.4 होता है। बेकिंग सोडा 8.3, टूथपेस्ट जो हम ब्रश करते हैं उसमें जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो 9 के अप्रॉक्स में होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5, अमोनिया 11.5 से 14 के बीच में होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि प्रबल क्षारक है और इसका pH मान क्या होता है, 14, याद रहेगा, ठीक है। इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नींबू का रस, इसके अलावा आपका सेब, टमाटर का जूस, मानव मूत्र, अम्ल वर्षा, मानव लार, दूध, और इसके अलावा शुद्ध जल भी जिसको आंसू जल कहते हैं, इसको भी याद रख लेना। इसके अलावा मानव रक्त और आंसू, बेकिंग सोडा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव बेस पे आ सकते हैं। जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो इसका एक बार फिर से रिवीजन करवा दूंगा, तो ये नोट कर लेना, क्योंकि न कि सिर्फ ये 10th क्लास में बल्कि इतने इम्पोर्टेंट है कि जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे SSC रेलवे बैंकिंग का, तो वहाँ पर भी ये जो है याद करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न तो ज़रूर बनता है। आगे दोस्तों कुछ नोट है, किसी व्यक्ति के रक्त के pH का मान में अगर 0.2 के परिवर्तन होने से, ठीक है, रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4, इससे अगर 0.2 भी कम या ज़्यादा होता है, ठीक है, pH मान में, तो समझो कि उस व्यक्ति की मृत्यु डेफिनेटली हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में एक लिमिट में ही pH मान होनी चाहिए, चाहे मानव रक्त का हो, चाहे लार का हो, ठीक है, या पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका हो, ठीक है। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, सूचक किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के सूचक के बारे में लिखें। सूचक देखो दोस्तों, अम्ल और क्षारक की मात्रा को, यानी अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। मात्रा तो pH स्केल हो गया, अम्ल और क्षारक की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, किसी विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए सूचक का उपयोग किया जाता है। इनका जब हम उपयोग करते हैं तो या तो रंग में परिवर्तन होगा या गंध में परिवर्तन होगा, तो इनके आधार पर हम अम्लीयता या क्षारीयता की जांच करते हैं। जैसे लिटमस पेपर हो गया, तो लिटमस पेपर में क्या होता है, कलर में परिवर्तन होता है ना। इसके अलावा हल्दी, इसमें भी कलर में परिवर्तन होता है। प्याज में गंध में परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार से जो है सूचक को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। एक प्राकृतिक यानी गॉड गिफ्टेड है, एक कृत्रिम और एक होता है गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, ये पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे लिटमस पेपर हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, इनमें क्या होगा कि ये प्राकृतिक सूचक होते हैं। और कृत्रिम सूचक क्या, देखो प्राकृतिक सूचक में देखो क्या होता है कि जैसे ये जो है ये कलर में परिवर्तित करेंगे, ठीक है, जैसे लिटमस पेपर के बारे में आपने पढ़ लिया है, अम्ल और क्षारकीय में क्या होता है, नीले से लाल और लाल से नीले में परिवर्तित होता है ना। और कृत्रिम सूचक में क्या होता है कि ये क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ हैं जो मैनमेड होते हैं, यानी इसको मानव ने बनाया है, ठीक है। ये होता है नेचुरल यानी गॉड गिफ्टेड होते हैं, और कृत्रिम जो होता है वो मैनमेड होता है, जैसे मैथिल ऑरेंज हो गया, फिनोलेफ्थेलिन हो गया, ठीक है, ये क्या होते हैं, कृत्रिम सूचक होते हैं। इसके अलावा तीसरा जो है गंधीय सूचक, यानी इनके गंध में परिवर्तन आते हैं, तो इनको गंध के आधार पर जाना जाता है, और इन पदार्थों के गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग का तेल, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। आपको 3 प्रखनलियाँ दी गई हैं, ठीक है, इनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन और दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रखनली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। ये आपकी किताब के प्रश्न है, आपके बुक में दूसरे चैप्टर में प्रश्न दिया गया है, और ध्यान रखना इसको चखना नहीं है, ठीक है, हमें इस लिटमस पेपर का यूज़ करते हुए और बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझ लेना। हम 3 प्रखनली जो है उनको A, B और C क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे, यानी जब हम प्रयोग करेंगे तो इसको क्या करेंगे, A, B, C तीनों को चिन्हित कर लेंगे।
अब हम सभी प्रश्नावलियों में से विलयन की एक बूंद लाल लिटमस पेपर पर डालते हैं। यदि इनमें से कोई भी लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है तो क्या होता है? क्षारीय विलयन होता है। पढ़ा है ना हमने? क्षारक क्या होते हैं? वो लाल लिटमस पत्र को नीले में परिवर्तित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्षारकीय तो पहचान कर ली, एक विलयन की पहचान हो जाती है। अब बच गया 2 विलयन। तो शेष 2 में से कोई भी अम्लीय या आश्रित जल हो सकता है ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि अब क्षार विलयन की एक बूंद शेष 2 विलयनों में से, यानी जो हमने क्षारीय विलयन अब प्राप्त कर लिया है उनमें से एक बूंद, ठीक है, शेष 2 विलयनों में से प्रत्येक की एक बूंद के साथ मिश्रित करते हैं और फिर मिश्रण की बूंदों की प्रकृति की जांच करते हैं। अगर मिश्रण का रंग नहीं बदलता तो आश्रित जल है, यानी शुद्ध जल है ना। जबकि रंग में अगर परिवर्तित होता है तो अम्लीय है, क्योंकि अम्ल ही क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या कर देता है? लवण बना लेता है। याद होगा अभी मैंने पढ़ाया, तो अम्ल और क्षारक जब उसको मिलाएंगे तो लवण होगा, और जब लवण होगा तो उसमें जो है रंग में तो परिवर्तन आएगा ही। तो इस प्रकार से जिसमें से रंग में परिवर्तन आ गया वो हमारा अम्लीय हो जाएगा, और जिसमें रंग में परिवर्तित नहीं आया वो आश्रित जल हो गया। समझ गए होंगे आई होप। तो इस तरीके से एक बार फिर से समझ लो, हम तीनों प्रश्नावली को जिसमें से ए, बी और सी को चिन्हित कर लेंगे, है ना। इस प्रकार से चिन्हित कर लेंगे और तीनों प्रश्नावली में से एक एक बूंद लेकर लिटमस पेपर पर डालते हैं, ठीक है। यदि इनमें से कोई भी विलयन लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित करता है तो क्षारीय हो जाएगा, है ना। अब बच जाएगा हमारे पास 2 विलयन। तो दोनों विलयन में या तो एक कोई भी एक अम्लीय हो सकता है और कोई भी आश्रित होता है। तो अब उसको हम कैसे करेंगे? तो जो क्षारक हमने पहचाना था उसके विलयन की एक बूंद शेष 2 विलयन जो बचे हमारे पास उसमें से एक बूंद लेकर और मिश्रित करेंगे। जिस मिश्रण में रंग में परिवर्तन आ जाता है वो अम्लीय है, और जिसमें परिवर्तन नहीं आता वो आश्रित जल है। समझ गए ना? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और ये कर लोगे। इस प्रकार के प्रैक्टिकल प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 1-2 आते ही हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? अम्ल का जलीय विलयन यानी जो अम्लीय पदार्थ होता है उसका जलीय विलयन विद्युत का चालन यानी उसके द्वारा विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, आखिर क्यों? तो दोस्तों जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, आपको मालूम होगा, है ना। जलीय विलयन में विद्युत धारा तभी प्रवाह होगा जब उसमें आयन हो। शुद्ध जल में देखो कभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कोई आयन नहीं होता, प्योर होता है, ठीक है। जबकि शुद्ध जल के अलावा और कोई जल होता है उसमें कोई ना कोई पदार्थ मिला होता है, ठीक है। तो कोई ऐसे धातु मिले होते हैं जो विद्युत का चालन आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ उत्पन्न करता है, जिसके कारण अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। तो अभी आप इसको अच्छे से फिर समझ लो, मैं समझा दे रहा हूँ कि जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किसके वजह से होता है? आयनों के द्वारा। और अम्ल क्या करता है? हमने पढ़ा है ना अम्ल और क्षारक में अंतर। मैंने बताया कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है और हमें तो आयन की जरूरत थी, है ना। तो इस तरीके से जो है अम्ल क्या करता है? जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन कर लेता है, राइट। तो आज का लास्ट प्रश्न है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक गैस तो है लेकिन वो क्या है? शुष्क है। शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता? जाहिर सी बात है, शुष्क हो गया है तो उसमें तो हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न होगा नहीं, है ना। तो जब हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न होगा ही नहीं यानी वो अम्लीय अब रही नहीं, या तो लिटमस पत्र के रंग को कैसे बदलेगा, राइट। तो यही आप आंसर लिखोगे कि अम्ल जलीय विलयन में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं जो उनकी अम्लीयता के अभिलक्षण को प्रदर्शित करते हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस और शुष्क लिटमस पत्र दोनों ऐसे हैं, देखो ये भी शुष्क हो गया ये भी शुष्क हो गया, तो उसमें से पानी यानी कि H+ आयन का तो अभाव हो जाएगा। दोनों में ही जल का अभाव होने के कारण हाइड्रोजन आयन उत्पन्न ही नहीं होगा, और जब हाइड्रोजन आयन उत्पन्न ही नहीं होगा तो उसके कलर को कैसे बदले? तो इसलिए उसका हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती, है ना। समझ गया ना? शॉर्ट में अगर आप आंसर लिखना चाहते हो तो बस इतना लिख लेना कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस और शुष्क लिटमस पत्र दोनों में ही जल का अभाव होने के कारण हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं हो पाते, इसलिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलते। क्लियर? तो दोस्तों आई होप आज के जितने मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए आपने उसको अच्छे से समझा होगा, और अगर फिर से उसको बैक करके रिपीट कर लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, राइट। और इसको पॉज कर करके कॉपी पे नोट कर लेना क्योंकि यही सब प्रश्न जो है एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।